गुरुर्देवो महेश्वरा के 150 वर्ष की वर्षगांठ पर अगस्त क्रांति सप्ताह के अंतर्गत उपखंड बालोतरा में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी सप्ताह के अंतर्गत आज आप सभी विद्यार्थियों, जिसमें छात्र छात्राएं और अपने आमजन नागरिकों को हेल्थ चिकित्सकों के द्वारा पहला सुख निरोगी काया की थीम पर कोरोना महामारी के अंतर्गत एक जागरूकता संदेश दिया जाएगा कि ये जो वैश्विक कोरोना महामारी है, इस महामारी से आप सभी को कैसे लड़ना है और उसके प्रति कैसे जागरूक रहना है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोरोना महामारी से बचने के लिए हमें अपने आप को स्वच्छ रखते हुए बार बार 20 सेकंड तक हाथ धोने हैं। अपने मुंह पर मास्क का उपयोग करना है और हैंड सैनिटाइज़र जो कि अल्कोहल युक्त, उसका आपको इस्तेमाल करना है। यानी आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हो तो कम से कम 3 गज की दूरी बनाकर आप वहाँ पर खड़े रहें। किसी से वार्तालाप करनी है तो आप मास्क पहनकर उनसे बात करें, और अगर उनका अभिवादन करना है तो आप उनका नमस्कार या हाथ जोड़कर ही अभिवादन करें। यानी किसी प्रकार से किसी सतह को आपको नहीं छूना है, या किसी प्रकार से आपका जो ग्रुप है, ग्रुप में आपके साथी हैं, उनसे किसी प्रकार का आपको हाथ मिलाकर अभिवादन नहीं करना है। इसी कोरोना महामारी में अपने यहाँ पर जो हेल्थ विशेषज्ञ अभी आपके समक्ष जल्द ही उपस्थित होंगे, जिसमें श्री डॉक्टर बलराज सिंह जी पवार, अपने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बालोतरा, डॉक्टर रासाराम सुथार, ब्लॉक CMHO बालोतरा, और अपने उपखंड अधिकारी महोदय श्री रोहित कुमार जी आपके समक्ष उपस्थित होंगे और आपको कोरोना महामारी के दौरान जागरूक कैसे रहना है, कैसे उससे सतर्क रहना है, उसके बारे में आपको कुछ बातें बताई जाएगी, जिसको आप अपना कर इस वैश्विक कोरोना महामारी से लड़ सकते हो और अपने जीवन को निरंतर जीने के लिए आप अग्रसर हो सकते हो। धन्यवाद। पारसमल चौहान, सूचना सहायक, DOIT बालोतरा। जो कि लाइव प्रसारण अपने YouTube चैनल्स और फेसबुक पेज और SM केबल के माध्यम से 3:30 पर दोपहर को किया जाएगा। आप सभी इस प्रोग्राम को YouTube पर 3:30 पर ज़रूर देखें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर और उसे शेयर करें, ताकि अपने यहाँ का जो ये कार्यक्रम हुआ है इसका संदेश पूरे राजस्थान तक जाएं, अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक जाएं कि कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान यहाँ पर इस प्रकार का भव्य आयोजन हुआ था, जिसमें स्कूल के विद्यार्थी, मेडिकल टीम से जो नर्सेज, आमजन, महिलाएं सब उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। धन्यवाद। आप विराजमान हैं, बाकी आगे की चेयर्स पर आप बैठें, एक चेयर्स के बीच में आप जगह रखें
जो कुर्सी आगे की तरफ खाली हैं, मेरा निवेदन पीछे जो अभी चिकित्सा वीक से शुरू हुआ है और आज अगस्त क्रांति सप्ताह के अंतर्गत 12 अगस्त को पहला सुख निरोगी काया का कार्यक्रम, इससे पूर्व 3 कार्यक्रम हम संपन्न कर चुके हैं। 15 अगस्त तक ये पूरे सप्ताह का आयोजन 9 से 15 के बीच में चलेगा। आज हम अवश्य सुने कि किस प्रकार से हमको इस कोरोना महामारी के प्रति बचाव करना है, जागरूक रहना है। कुछ छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, उनके मुंह पे मास्क नहीं है। ये प्रोग्राम आपको जैसा कि कहा गया है 3:30 बजे YouTube पर पुनः प्रसारित किया जाएगा और इसकी वीडियो शूटिंग जो आगे तक जाएगी। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर आप ज़रूर मास्क पहन कर बैठे रहें। और ऐसे कई कार्यक्रम हैं जिसके अंदर बिल्कुल मनाही की गई है, 10 वर्ष से कम बच्चों को वहाँ पर अलाउ नहीं है। तो ये बच्चे जिनके साथ में हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप ध्यान दें इन बच्चों के प्रति। इनके न तो मास्क है, बालोत्रा, मेरा विनम्र अनुरोध कि आप पधारें, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर आर सुधार साहब, BCMO बालोत्रा, आपसे अनुरोध मंच पर आप अपना आसन ग्रहण करें। डॉक्टर पंकज सुधार, WHO SMO, डॉक्टर RL खत्री साहब, मेडिकल स्पेशलिस्ट MD हमारे बीच में हैं। आपसे विनम्र अनुरोध अपना मंच पर आसन ग्रहण करें। श्री विजय सिंह, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर बालोत्रा, आपसे भी अनुरोध अपना आसन ग्रहण करने के लिए। हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय बस कुछ ही पलों में पधार रहे हैं। माननीय उपटर की टीम को आप किसी VC में, ये पूरी टीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थी। कोरोना और इसके साथ में स्वतंत्रता दिवस समारोह संयुक्त कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष कोई एडवाइजरी के कारण VC के अंदर सभी अपनी मौजूदगी में थे, तो यहाँ पर थोड़ा विलंब हो गया। जैसा कि हमारे मंच पर विराजमान अतिथियों से मैं अनुरोध कर लूँ कि ये जो कार्यक्रम इस समय चल रहा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष के आयोजनों की श्रृंखला में 9 तारीख से हम इस कार्यक्रमों को यहाँ पर मना रहे हैं। 9 तारीख को 150 वृक्षारोपण करके गांधी वाटिका बालोत्रा में MBR कॉलेज के अंदर एक शानदार स्थल बनाया गया और वहाँ पर एक संगोष्ठी रखी गई भारत छोड़ो आंदोलन पर। इसके बाद 10 तारीख को NSS, NCC, स्काउट, इन सब के समाज सेवकों को जोड़ते हुए सफाई अभियान का एक कार्यक्रम बालोत्रा के मुख्य नगरों में किया गया। कल जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों में आप देख रहे हैं कोरोना के पेशेंट भी बढ़े हैं और एक शिवांची मालानी में और दूसरा नाकोड़ा रोड पर 2 यहाँ पर कोविड सेंटर बनाए गए हैं। बालोत्रा के कुछ नगरों के कुछ गलियों में आपको पता है उनको ब्लॉक कर दिया गया है। वहाँ की निरंतर सफाई हमारे यहाँ के सफाई कर्मी निरंतर करते रहते हैं, कोविड सेंटर पर लगे हुए हैं। उन सबको कल सम्मानित किया गया उनके सराहनीय कार्य के लिए। हालांकि उनका कार्य इतना बड़ा है कि उनके आगे सम्मान बहुत छोटा है। तो सफाई कर्मियों का सम्मान कोरोना वॉरियर्स के रूप में कल इस सभागार में उस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। और आज हम एक एक कदम बढ़ते बढ़ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती वर्ष के आयोजनों की श्रृंखला में चौथे कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पहला सुख निरोगी काया। इसके अंतर्गत सोशल मीडिया के जरिए हेल्थ विशेषज्ञों के साथ स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिलाते हुए हम रेडियो, FM, फेसबुक लाइव के जरिए आम जन को कोरोना महामारी के बचाव के प्रति जागरूक करने का ये कार्यक्रम कि हम ऐसी कौन सी कमियां हमारे अंदर हैं, हम ऐसी कौन सी भूल कर रहे हैं जिससे कि इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है, कोरोना के मरीज़
की संख्या बढ़ती जा रही है। इनके बचाव के उपाय और हम और कैसे अवेयर रहें, इसके बारे में हमारे बीच में प्रबुद्ध यहाँ पर हमारी पूरी टीम यहाँ पर एमडी, मेडिकल स्पेशलिस्ट, WHO, SMO, BCMO बालोतरा, PMO, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, इनके सबके सानिध्य में हम कोरोना के और ज़्यादा बचाव के उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आगे के कार्यक्रमों की ओर भी ले जाऊं, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर्स हमारी इस धरती पर भगवान का रूप माने गए हैं और वाकई में ये भगवान हैं। हमने अपनी आंखों से भगवान को नहीं देखा, लेकिन ये ईश्वर के रूप हैं। इनको सैल्यूट करते हुए कल हम महिलाओं का एक कार्यक्रम, महिला कोरोना वॉरियर्स का सम्मान, इसी सभागार में डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस, सफाई कर्मी, लेक्चरर्स, टीचर्स और भी अन्य महिलाओं ने जो योगदान इस समय के दौरान दिया, उनकी आहुति को हम नमन करेंगे। महिलाओं के कोरोना वॉरियर्स का हम सम्मान और जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी महोदय श्रीमान रोहित कुमार जी हमारे बीच में पधार चुके हैं, और जोरदार ताली एक बार उनके आगमन पर। जी भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। आयुक्त साहब, जोरदार करतल ध्वनि से आपका भी हम अभिनंदन करें, आयुक्त महोदय का। तो हम आपको बता रहे थे कि इस श्रृंखला के अंतर्गत पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ विशेषज्ञों का ये कार्यक्रम, तो हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा, श्री विजय सिंह जी, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर बालोतरा, आप पधारें। और पहला सुख निरोगी काया का कार्यक्रम सिर्फ आज से नहीं है, ये एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया का एक दौर है। तो मास्क पहने हुए हों और आपके बीच में एक कैंडिडेट की दूरी हो, यानी कि आपके बीच में एक कुर्सी खाली हो आपके आसपास में, मेरा सा विनम्र अनुरोध। और हम निवेदन करते हैं श्री विजय सिंह जी कि इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी आप दें। आप ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर बालोतरा। आदरणीय SDM साहब, आदरणीय EO साहब, PMO सर, BCMO सर, SMO WSO सर, RL खत्री सर, आदरणीय मंच और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और ANMT सेंटर स्टूडेंट्स, मैं खंड कार्यालय बालोतरा की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अगस्त क्रांति के तहत 12 अगस्त को पहला सुख निरोगी काया जो कार्यक्रम रखा हुआ है, वो एक निरोगी राजस्थान का एक मोटो या स्लोगन, नारा कह सकते हैं, पहला सुख निरोगी काया। ये निरोगी राजस्थान जो कार्यक्रम की शुरुआत दिसंबर 2019 से हुई थी और उसका एक नारा रखा हुआ था, पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारा स्वास्थ्य निरोग है तो वही हमारा पहला सुख है। इसके लिए हमको जीवन में क्या ध्यान रखना चाहिए कि हम बचपन से जब युवा अवस्था की ओर जाते हैं और उसमें अगर अपने स्वास्थ्य के प्रति अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो हमें जीवन शैली से संबंधित प्रमुख बीमारियां हो सकती है, जैसे मोटापा है, मधुमेह है, उक्त रक्तचाप है, मनोरोग है, फेफड़ों का रोग है, हृदय रोग है, पक्षाघात रोग है, कैंसर है। ये युवा अवस्था के दौरान 30 साल के बाद में ये बीमारी अगर स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं तो ये होने की संभावना रहती है। इसको बीमारी से बचने के लिए हमको क्या ध्यान रखना चाहिए, जीवनचर्या में क्या परिवर्तन करना चाहिए, इसके लिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि समय पर सोना, समय पर उठना और कम से कम 6 से 8 घंटे नींद लेना आवश्यक है। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद और बार बार, अब कोरोना को देखते हुए बार बार साबुन से हाथ अवश्य धोने चाहिए। और हमें स्वास्थ्यवर्धक आहार का यूज़ करना चाहिए, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, और उसमें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन और ये होना ज़रूरी है। और डेली हमारी एक रूटीन होनी चाहिए, प्रतिदिन हमको शारीरिक व्यायाम या योगा करना चाहिए। वो कम से कम 30 से 45 मिनट का हमको व्यायाम करना ज़रूरी है। तंबाकू व शराब का सेवन न करें। 30 वर्ष के बाद में आप प्रति वर्ष स्वास्थ्य की जांच करवाएं ताकि BP, शुगर ये बीमारी न हो। खाने में
नमक की मात्रा कम लें, ताज़ा और मानक खाद्य पदार्थों का जो है पेय पदार्थों का इस्तेमाल करें और ध्यान योग करें, तनाव रहित रहें। और जो युवा अवस्था से हम बुजुर्ग अवस्था की ओर जाते हैं तो हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर है, हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर है। और वृद्धावस्था के अंदर अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो हड्डियों की कमजोरी, भूलने की बीमारी, काला पानी, जोड़ों की सूजन, ये बीमारी हो सकती है। उसको बचने के लिए हमको ज़रूर स्वास्थ्य टिप्स का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर के अंदर जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको डेली वॉकिंग करने के लिए वो सक्रिय रहें, गतिशील रहें, प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की उनकी जांच करवाएं, शराब, तंबाकू, धूम्रपान का सेवन न करें, आँख, कान और दांत की नियमित जांच करवाएं, स्वास्थ्य एवं पोषक आहार लें, तनाव रहित रहें, योगा और ध्यान करें और वजन को नियंत्रित करें, चलने और फिरने में सावधानी बरतें और ज़्यादातर वो अपने सामाजिक कार्य या अपने मित्र मंडली के अंदर ज़्यादातर भाग लें ताकि उनको वो तनाव रहित रहें और भरपूर नींद लें। और अगर इस बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो हमारा जो है, हमारे जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल निरोग रहेगा और वही हमारा पहला सुख है। और स्वास्थ्य संबंध में अगर आपको कोई परामर्श भी लेना है तो बिल्कुल सरकार के टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं 166 और 108, उस पर आप कॉल करके टोल फ्री नंबर पे किसी भी तरह के स्वास्थ्य संबंधित या किसी भी बीमारी संबंधित आप परामर्श ले सकते हैं। और वर्तमान में कोरोना संबंधित जो वायरस, जो बीमारी जो चल रही है, उस कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मास्क लगाएं, चाहे आपके पास में साफ कपड़ा हो या आपके पास में रुमाल हो, उसका अवश्य आप लगाएं। अब अपने जहां भी आप जाएं तो सामाजिक दूरी बनाए रखें, जिस किसी से अगर बात भी करें तो भी आप सामाजिक दूरी बनाए रखें। साथ में हैंड सैनिटाइज़र करें, लेकिन सैनिटाइज़र होना कोई ज़रूरी नहीं है। आपके घर के अंदर साबुन है, जो भी आपके घर में उपलब्ध है उसे बार बार आप हाथ धोएं। इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें और इसके प्रति लापरवाही नहीं बरतें। धन्यवाद। आप श्री विजय सिंह जी, जिन्होंने पहला सुख निरोगी काया कार्यक्रम की और हमको क्या ध्यान रखना है इसकी प्राथमिक जानकारी आपने दी। मैं इस कार्यक्रम के बीच में बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे बीच में जो विशेषज्ञ हैं उनका ज़्यादा लाभ मिले, ऐसे ही मैं मेरी बीच में अपनी भूमिका निभाऊंगा। लेकिन दो शब्द हमने अभी इस बार सुने हैं जो कोरोना के बाद में आए। एक सुना इम्यूनिटी बूस्टर। इम्यूनिटी बूस्टर को लेकर बाजार में सैकड़ों दवाइयाँ इस समय हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है इम्यूनिटी बूस्टर। एक उपभोक्ता स्वयं को बचाने के लिए जब मेडिकल स्टोर पर जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि हम कौन सी लें दवाई और कौन सी नहीं लें। आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों की भरमार है। और आज से 1 साल पहले जब मैं एम्स जोधपुर में गया था तब मैं डॉक्टर के आगे एक देखता था कि एक बोतल पड़ी रहती थी, 2 बूंद हाथ में लेते थे और हर पेशेंट के बाद में साफ करते थे। मैंने भी पहली बार नज़ारा देखा तब मैंने कहा यार ये है क्या, 2 बूंद हाथ में ली, हाथ साफ किए और अगले पेशेंट को देख रहे हैं। उस समय मुझे नहीं पता था कि ये है क्या। पूछा तब पता चला कि सैनिटाइजर है। मैंने कहा इसकी 2 बूंद इतनी अनमोल है और आज ये स्थिति है कि हर व्यक्ति के जेब में सैनिटाइजर है। हम सैनिटाइजर का कितना इस्तेमाल करें। कुछ लोग इतने ज़्यादा सक्रिय हैं, इतने ज़्यादा अवेयर हैं कि वो एक बोतल जो मीडियम साइज़ की आती है प्रतिदिन सैनिटाइजर की खाली कर रहे हैं। इसका हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है, ऐसी कई जानकारियाँ जो हमारे मन में हैं कि हम इसके बारे में और ज़्यादा समझें कि हमको किस प्रकार से सावधान रहना है, अति सावधानी हमारे लिए कहीं घातक न हो जाए। ऐसी कई जानकारियों को हमारे बीच में शेयर करेंगे हमारी ये टीम जो इस समय मंच पर है। मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ हमारे बीच में विराजमान WHO SMO डॉक्टर पंकज जी सुथार, इनकी बात को दोनों कान के ताले खोलकर हमको ऐसे सुननी है कि वो बात पूरी की पूरी अंदर चली जाए। जोरदार करतल ध्वनि से डॉक्टर पंकज जी सुथार का अभिनंदन करें। पधारें सर। थैंक यू सो मच। रेस्पेक्टेड SDM सर, रेस्पेक्टेड EO सर, PMO सर, BCMO सर, खत्री जी बैठे हैं, एवं सभी ब्लॉक के पदाधिकारी एवं सामने बैठे सभी साथियों। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम आज महात्मा गांधी की 150वीं
जयंती के तहत जो अगस्त क्रांति का कार्यक्रम मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और आज के कार्यक्रम का जो थीम है कि निरोगी राजस्थान या पहला सुख निरोगी काया, जिसके बारे में बताया कि यदि हमको पूरी तरह से एक स्वस्थ ज़िंदगी जीनी है तो हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए, और उस स्वस्थ शरीर के लिए क्या क्या ज़रूरी है उसकी जानकारी तो आपको दी। लेकिन उसी बीच जिस महामारी के तहत हम आजकल जो जूझ रहे हैं, जिसका नाम है कोरोना, उसके बेसिक्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि मुझे जैसा बताया गया है कि हमारे सामने जो ऑडियंस है उसमें काफ़ी नर्सिंग स्टूडेंट्स भी है, कुछ जो है 9th से 12th तक के स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, और बालोतरा में जिस तरह से केसेस आ भी रहे हैं, तो ये क्या है कोरोना, किस तरह से इसका फैलाव हुआ करा है। तो इस अगस्त क्रांति कार्यक्रम के तहत न सिर्फ हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को आप सुन के जाएँ, बाकी बालोतरा में इस तरह की क्रांति लाएं कि ये जो केसेज आए हैं ये केसेज एक एक करके कम हो जाएं। आज जहां ग्लोबल पूरी दुनिया में जो कोरोना का कहर इस तरह से फैला हुआ है कि 19.7 मिलियन केसेस पूरे ग्लोबल में आ चुके हैं और 7 लाख से ज़्यादा डेथ हो चुकी है, और यदि भारत की बात करें तो 2.27 मिलियन केसेज आज भारत के अंदर है हमारे पास, और ऑलमोस्ट 45,000 से ज़्यादा उसमें डेथ हो चुकी है। तो ये भारत का सिनेरियो है। और राजस्थान की जहाँ बात करें तो ऑलमोस्ट 53,600 केसेस से ज़्यादा हमारे पास में आज पॉजिटिव हो चुके हैं, और उसके अंदर 800 के आसपास डेथ हो चुकी है। तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या ये बीमारी है और कैसे कैसे इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और आशा की किरण उस समय हमारे को दिखती है कि आज से कुछ वर्ष पहले जब हम लोगों ने पोलियो जैसी महामारी को ना सिर्फ कम किया बल्कि जड़ से उखाड़ फेंका, और टिटनस में जो मदर्स को टीका लगाते हैं और बच्चों को जो टीटी का टीका लगा के हमने इसको एक तरह से न्यूनतम स्तर पे लेके आ गए हैं, जहां अब लाख में एक आध केस मिलना भी हमको मुश्किल हो गया है। तो यह उम्मीद ज़रूर हमको दिखती है कि हम इस कोरोना जैसी महामारी को भी आने वाले समय में बहुत जल्द कम कर लेंगे। तो अच्छा, ये क्या है कोरोना, कैसे इसका नाम कोविड-19 पड़ा, कब आया हमारे नज़र में, इसको लेके मैं छोटी सी आपको जानकारी दूंगा कि कुछ महीने पहले दिसंबर 2019 के अंदर चाइना देश जो है हमारे विश्व में, वहाँ कुछ निमोनिया लाइक सिम्टम वाले केसेस का ग्रुप मिला। जब इस तरह के सिम्टम्स का क्लस्टर मिलता है, जैसे एकाध यदि बीमारी फैल रखी हो तो उसका इलाज करें, लेकिन पता चला कि एक पूरा ग्रुप में सिमिलर सिम्टम वाले इलाज ये पेशेंट्स मिल रहे हैं। तो इसकी जैसे ही जानकारी मिली करी और उनकी जब जांच करी गई तो पता चला कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कोरोना फैमिली से बिलोंग करती है, और उसका जो जेनेटिक मटेरियल मतलब आप लोग जो साइंस से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं वो जानेंगे कि जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए और आरएनए। तो उसी में से आरएनए वाली फैमिली जो है वो ऐसा उसका शेप था, आपने टीवी पे, वेबसाइट में, मीडिया के माध्यम से देखेंगे कि एक गोलाकार शेप है और उसमें कील नुमा ऊपर स्पाइक्स बने हुए, देखें इस तरह का फोटो आपने। तो ये जो कील नुमा जो ऊपर देखते करते हैं उसको स्पाइक्स कहते हैं, वो उसका डिज़ाइन है इस कोरोना वायरस का, जो एक क्राउन की तरह देखते हैं। जब मुकुट सर पे लगाते हैं तो एक क्राउन कहते हैं ना, इसीलिए इसका जो नामांकन किया गया था वो कोरोना के तहत किया गया था। अब ये कर क्या सकता है ये कोरोना वायरस फैमिली, क्या ये पुराना है? हाँ, ये पुराना वायरस है, जिसके तहत 2003 में एक बार सार्क करके बीमारी आई थी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। 2003 में उसके सीवियर केसेस चाइना में ही देखे गए थे, और एक मर्स करके बीमारी आई थी, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम करके, जो सऊदी अरेबिया में 2012 के आसपास देखी गई थी। ये इसके 2 घातक रूप थे। और क्या अभी भी इसका क्या कोई घातक रूप है या किस तरह से फैल रहा है? तो जो अभी ऑब्जर्व किया गया दिसंबर से लगा के आज हम अगस्त में बैठे हैं, तो पता चला ये कॉमन कोल्ड जो कहते हैं ना, छींक, सर्दी, जुकाम से लगा के निमोनिया तक के भी सिम्टम हो सकते हैं, और भी डेंजरस करो तो ये सार्क और मर्स जैसे भी घातक रूप धारण कर सकता है। तो ये तो हो गया इस बीमारी के बेसिक के बारे में। अब हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओरिजिन क्या है, कैसे आ गया? तो ये बेसिकली होता है जानवरों में, ठीक है, बट जानवरों से म्यूटेशन होके या स्पिल ओवर होके ये कभी ह्यूमंस में आ सकता है, ठीक है।
अब जानवरों में आता करता है तो क्या अच्छा कौन से जानवर से आया है, ये आपके पास सवाल होगा करेगा। तो जैसा मैंने बोला कि इसके दो रूप जो 2013 और 12 में आए थे, उसमें से जो मर्स था सऊदी अरेबिया का, वो आया था ऊंट के माध्यम से। किसके माध्यम से? और जो सार्क था जो चाइना में आया करा था, वो आया था कैट के माध्यम से। बट जो प्रेजेंट में जो चल रहा है, इसके ऊपर रिसर्च अभी भी जारी है। ये किसकी थ्रू फैल रखा है और कैसे म्यूटेट हुआ, उसके अभी क्लियर डेफिनेशन अभी हमारे पास आई नहीं है। बट आया कहाँ से है? जानवर से। तो आपके बाद में नेक्स्ट आपके पास सवाल आता है कि ये बीमारी फैलती कैसे है। यही है ना कि फैलती कैसे है, क्योंकि आपको 2 गज की दूरी के बारे में भी बता रखा है, आपको मास्क के बारे में भी बता रखा है, आपको हैंड सैनिटाइजर के बारे में भी बता रखा है। तो ये फैलती कैसे है? तो प्राइमरी रूप से ये मुंह से निकले हुए जो ड्रॉपलेट है, जो जैसे मैं बोल भी रहा हूँ या कोई जल्दी से छींक लेता हूँ या खांसी जब आती है तो कुछ न कुछ छोटे छोटे अणु निकलते हैं मुंह से, उन्हीं ड्रॉपलेट्स के माध्यम से। इसीलिए मैं जैसे जोरदार छींकूंगा तो कुछ मात्रा तक एक तेज प्रेशर जाएगा करेगा, और वो प्रेशर 1 मीटर तक ज़्यादा जाता है। इसीलिए 2 वर्ड अभी फेमस है, पहला है 2 गज की दूरी और दूसरा वर्ड जो है वो है 1 मीटर की दूरी। इन दोनों में से जिसको जो समझ में आए उससे करना। तो मेजर ड्रॉपलेट इतना है। लेकिन यदि एक क्राउड में बैठे हैं हम लोग, बहुत सारी भीड़ में बैठे कर रहे हैं, तो जब क्राउड्स का बंडल बनेगा, बहुत सारे एक साथ छींकरे कर रहे होंगे, तब ये कई बार हमारे को हवा में भी फैलने का इसका रहता है। और दूसरा कैसे फैलता है? कंटेमिनेशन से। कंटेमिनेशन कैसे? जैसे मैं अभी टेबल पे बैठा था और मैं क्या पता, जो कहते हैं ना छींकना चाहिए बाजू के यहाँ से, तो न छींकते हुए मैं डायरेक्ट टेबल पे छींक के और मैं वहाँ से निकल गया और मेरे आगे स्थान पर कोई दूसरा आके बैठ गया कर गया और वह उन कंटेमिनेशन के संपर्क में आया। इसीलिए कहते हैं ना कि कहीं पे भी आपके हाथ टच हो रहे हो, कहीं आप ऐसे हो, या फिर आप जब अपना हाथ नाक, मुंह और आंखों की तरफ ले जा रहे हो तो एक बार साबुन से हाथ धो लें या फिर अपना हाथ सैनिटाइजेशन से जरूर साफ कर लें। तो ये तो आपका हुआ ट्रांसमिशन को लेके। और पिछले जो 7-8 महीने में जो समझ में आया है कि कौन से ग्रुप सबसे ज़्यादा रिस्क पे है, तो इसकी भी जानकारी आपको भले मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वेबसाइट्स के माध्यम से हो, या अलग अलग जो जानकारियां हमको मिल रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। पहला तो है कि सबसे ज़्यादा रिस्क में कौन है? यदि कोई पॉजिटिव केस आता है तो उसके परिवार के सदस्य, क्योंकि निरंतर संपर्क में तो किसके रहेगा? वो परिवार के रहेगा। तो सबसे पहले तो परिवार के या उसके जो रिलेटिव्स है जो उनसे लगातार मिलने आए हैं घर पे, पहला वो। दूसरे जो रिस्क पे है वो है हमारे हेल्थ वर्कर्स। हेल्थ वर्कर्स क्यों हैं? क्योंकि वो डायरेक्ट उस पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? डायरेक्ट उस पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं। यदि वो पॉजिटिव आ जाता है या फिर वो उसका कांटेक्ट है तो उसको भली जांच करना हो, उसके सैंपल लेना हो, तो हेल्थ वर्कर सेकंड जो हमारे सबसे ज़्यादा जो संपर्क में। और उसके अलावा सुपर स्प्रेडर्स। सुपर स्प्रेडर्स में क्या आ गया कर गया कि भाई चलो एक दूध वाला हुआ, चाहे ऐसा जो व्यवसाय है जिसमें बहुत लोगों को जाना पड़ रहा है, जैसे हमारे यहाँ मंडी का एग्जांपल आया था, है ना। तो इस तरह के सुपर स्प्रेडर्स है। क्यों? क्योंकि अलग अलग लोगों को, उसको भी नहीं पता है कि मुझसे कौन कौन से लोग मिलने आएंगे, किन किन से मैं मिल रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल दूध वालों का देता हूँ। दूध वाला, एक ही दूध वाला 50 लोगों को दूध बांटने जाता है ना घरों में, लेकिन उसको नहीं पता था कि मैं किसके थ्रू संपर्क में आके और ये केस लेके आ गया हूँ। तो इस तरह से ये सारे ग्रुप है। और उसके अलावा जब एज स्पेसिफिक ग्रुप कहेंगे तो हमारे पास में जो 60 से उम्र ज़्यादा है जिनकी, वो हमारे रिस्क पे हैं। और उसके साथ साथ कोई पहले से ही ऐसी बीमारी जो कहते हैं ना जोखिम वाली बीमारी जो कहते हैं, जिसमें डायबिटीज़ हो, चाहे बीपी हो, चाहे पहले से कोई ऑपरेशंस हो रखे हो, क्या ऐसी स्वास्थ्य बीमारी जिससे उसका इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे सारे लोग हमारे लिए रिस्क पे हैं। तो क्या आपका सवाल एक होगा, क्या यदि 60 से रिस्क में है तो क्या पॉजिटिव भी 60 से उम्र ज़्यादा है वो आ रहे हैं? क्या ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं हमारा 20 से 40 की उम्र वाले? तो बताओ ये कैसे हो सकता है? रिस्क पे वो है लेकिन पॉजिटिव ज़्यादा आ रहे हैं 20 से 40, वो कैसे हो रहा है? क्योंकि आप देखोगे ये यंग ग्रुप है जो 20 से 40 का है। बाइक्स में घूमना हो, चाहे बाजार में ज़्यादा राउंड लगाना करना हो, तो ये किनका हो रहा है? यंग एज ग्रुप का ज़्यादा हो रहा कर रहा है। इसलिए पॉजिटिव तो हमारे इस ग्रुप में आ रहे हैं, बट रिस्क पे कौन से हैं? क्योंकि जो मॉर्टेलिटी कहते हैं या डेथ होने करने की चांसेस है वो
एक एज के बाद में जो कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं उसमें ज़्यादा है। फिर इस बीमारी में नेक्स्ट चर्चा है कि सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। सिम्टम्स आपने सुना होगा कि काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जो एसिम्टोमेटिक भी हमारे सामने हैं और काफ़ी जो रेंजेस है जो माइल्ड से सीवियर की तरफ भी जा रहे हैं। और जो सिम्टम्स है यदि नामवार देखें करें तो बुखार का भी वो पेशेंट हो सकता है, कफ की शिकायत कर सकता है, सांस लेने में तकलीफ, निमोनिया लायक किडनी फेलियर को लेके या इवन डेथ के भी डायरेक्ट चांसेज आते हैं, जिसको जब डेथ से पहले जब जांच करा रहे हैं तो कई जने पॉजिटिव निकलते करते हैं। तो ये अलग अलग भांति भांति तरह के सिम्टम्स है जो हमको जो हमारे पॉजिटिव केसेज आए हैं उनमें मिल रहे हैं। अब पॉजिटिव केसेस की पहचान कैसे की जाती है? एक पेशेंट है उसको जांच, कौन सी जांच और उस जांच में क्या पता करते हैं? तो जो जांच हमारे राजस्थान में कहो चाहे बालोतरा या बाड़मेर में कहो, जो जांच हो रही कर रही है उसका नाम है RT-PCR। क्या है? RT-PCR। RT मतलब रियल टाइम और PCR मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। और इस चेन रिएक्शन टेस्ट को जब देखेंगे तो इसके अंदर क्या पता लगाया जा रहा है? उसका जो जेनेटिक फिंगरप्रिंट है, मैंने जो शुरुआत में बताई थी ना कि एक ऐसी बीमारी है जो एक जेनेटिक मटेरियल से बनी है और उसका सरफेस जो प्रोटीन से क्राउन के शेप में है। तो ये जो शेप है इसी जेनेटिक फिंगरप्रिंट को पता लगाया जाता है और उसी के लिए हम लोग थ्रोट स्वाब या फिर नेजल स्वाब लेते हुए और हम लोग यहाँ से जैसे बालोतरा से हम लोग बाड़मेर भेज रहे हैं, वैसे अलग अलग बहुत सारी लैब है जो इसके लिए कहते हैं ना कि पता लगाई गई है और उसके तहत वहाँ पे फिक्स सेंटर्स पे इसकी जांच हो रही है। फिर अगला आपका सवाल होगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है आज की डेट में। तो हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें तो स्पेसिफिक कोई कहेंगे ना कि कोरोना का क्या दवाई है, कोरोना की स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी उपलब्ध नहीं है। बहुत सारी वैक्सीन है जो अपने अलग अलग फेज में है, कुछ पास हो चुकी है, कुछ उसके पास होने के बाद में डोज का निर्धारण होता है, रूट का निर्धारण होता है। तो अपने फाइनल कहते हैं ना पेशेंट को लगाने से पहले अलग अलग जो उसके फेज हैं उस फेज के तहत अदर हम लोग अभी जो कहेंगे वो अंडर डेवलपिंग फेज में कहेंगे। तो जो ट्रीटमेंट पॉजिटिव आने के बाद जो दिया जा रहा है वो है सपोर्टिव केयर का ट्रीटमेंट। जो सिम्टम्स है उसको सिम्टम्स जब बताए जाएंगे कि बुखार है तो बुखार से रिलेटेड, यदि अन्य कोई बीमारी सांस लेने में तकलीफ तो वो हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है जिसके बारे में जो PMO साहब है, खत्री सर है, ये सब आपको बताएंगे अभी। तो ये है ट्रीटमेंट को लेके। तो इन सारी दुविधा में जब एक महामारी है जहाँ 17 मिलियन केसेज हमारे सामने है, पूरे विश्व में फैल चुका है, ट्रीटमेंट भी कह रहे हैं स्पेसिफिक नहीं है, तो क्या प्रिवेंशन? तो आप बहुत सारे फोटोज देख रहे होंगे, पोस्टर्स पीछे की तरफ देख रहे होंगे कि सबसे पहला जो है वो है कोशिश करो कि हम हमारी आँख को, नाक को और मुंह को कम से कम हाथ लगाएं। ये चीज़ समझ में आ गई? और जब भी आपको लगता है कि मुझे मुंह की तरफ, नाक की तरफ और आँख की तरफ हाथ ले जाने पड़ रहे हैं तो अपने हाथों को अच्छी तरह से सफाई कर लें। तो पहला तो ये हो गया कर गया। जिस तरह से आप लोग सब मास्क लगा के बैठे कर रहे हैं तो अपने चेहरे, ये नाक और मुंह वाला सरफेस है वो मास्क से ढका हो। दूसरा, जिस तरह से आप लोग एक एक कुर्सी छोड़ के बैठे हैं तो उसी तरह से आपको ये ध्यान रखना है जितना हो सके दोस्तों के बीच में भी बाहर जैसे अभी आए होंगे या वापस जाके या घर में भी जब बात करते हैं तो 2 गज की दूरी हो चाहे 1 मीटर की दूरी हो, एक ग्रुप में जब बात करते हो तो एक डिस्टेंस बना के रखें, जिसका ही आजकल हम लोग सुन रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ध्यान रखना है। उसके अलावा हम लोग यदि किसी को, आपको काफ़ी नर्सिंग स्टूडेंट्स हो, काफ़ी दूसरे स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, अन्य विभागों से भी बैठे हैं, जब भी आपको लगता है कि कोई पेशेंट या फिर आपको खुद को तबीयत सुस्त लग रही कर रही है तो मेडिकल सहायता तो लेने के साथ साथ अपने आप को आइसोलेट कर ले वहीं पे। ऐसा नहीं हो कि आपकी तबीयत भी सुस्त लग रही है और आप 40 दुकानों पे भी घूम के आ गए हो, 40 लोगों से भी मिल के आगे कर गए हो। तो कोशिश करें कि कम से कम लोगों से अभी मिलना जुलना रखें और तबीयत अपने आप को घर पे रखें और सुरक्षित रखें। ये तो हो गए मुख्य रूप से। बट इन सब के बीच में जिसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो है किसका? हाथ साफ करने का।
और हाथ साफ करने के लिए दो मटेरियल है आपके पास में। एक तो आपने बहुत ज़्यादा भी सुना होगा सैनिटाइजर का। सैनिटाइजर तो हमारे लिए किस रूप में काम करेगा? इमरजेंसी में, जैसे आप लोग इतने बैठे हो, अचानक किसी को हाथ साफ वाफ करना है तो जेब में आप सैनिटाइजर की बोतल रखते हो आपके पास और उसे तुरंत प्रवाह से आपने साफ कर लिया। बट घर में हो या स्कूलों में हो, चाहे अपने दफ्तर में हो, तो आपके पास में सोप होगा साफ करने के लिए ना, तो हाथ साबुन से भी साफ कर सकते हो, और जहाँ नहीं है ये व्यवस्था वहाँ पे इमरजेंसी के रूप में सैनिटाइजर काम में ले सकते हो। और आज जब बैठे ही हो इतने, और मैंने शुरुआत में आपसे बात करी थी अगस्त क्रांति लाने की, और अगस्त क्रांति में बालोतरा में भी क्रांति लाके इस बीमारी को रोकना है, तो हम कोशिश करते हैं कि हाथ साफ कैसे करते हैं इसका एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको पता है ना हाथ साफ करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, इसके बारे में भी सुना होगा, सुना है आप लोगों ने? हैं? तो क्या है हाथ साफ करने के स्टेप्स और कैसे हाथ साफ कर सकते हैं? आप लोग सब अपने हाथ आगे की तरफ लेके आओ ऐसे। तो इसका जो है तरीका, उसका एक फॉर्मूला कहते हैं जो आपको गूगल पे भी मिलता है, स्वास्थ्य विभाग से जारी करे हुए हैं कई बार, वो है सुमन के। क्या नाम है? सुमन के, ध्यान है, इससे याद रह जाएगा आपको। तो सुमन के में सबसे पहले आता है एस। एस मतलब सीधा। क्या है? जो आप हाथ साफ करोगे जब साबुन से तो सबसे पहले सीधा हाथ। फिर दूसरा वर्ड है सुमन का यू। यू मतलब उल्टा। क्लियर है? तो पहले सीधा हो गया, उल्टा हो गया, उसके बाद में एम आता है। एम का मतलब मुट्ठी। क्या है? जो है मुट्ठी साफ करनी है। तो पहले सीधा किया आपने, फिर आपने उल्टे हाथ साफ किए, फिर मुट्ठी। मुट्ठी के बाद में आता ए। ए मतलब दोनों हाथ का अंगूठा। तो सीधा हो गया, उल्टा हो गया, मुट्ठी हो गया, अंगूठा, और फिर सुमन के लास्ट वाला वर्ड है एन। एन का मतलब नाखून। तो नाखून कैसे साफ करेंगे आप लोग? क्लियर है आपको? सुमन, और लास्ट वर्ड है जो है के। ठीक है? के का मतलब कलाई। क्या है? तो कलाई साफ करने के साथ ही जैसे ही आपका ये पूरी तरह से हाथ साफ हो जाए, जिसमें सीधा हो चाहे उल्टा हो, मुट्ठी हो, अंगूठा हो या नाखून हो, और कलाई साफ करते करते इस तरह से धोएं करें कि पानी सब इस तरह से हो जाए कर जाए। तो ये आप ना सिर्फ सीख के जाएं यहाँ से, बल्कि यहाँ ऑलमोस्ट आप 50 के आसपास लोग बैठे हो, तो आप अपने सहयोगियों को, साथियों को ये तो कर सकते हो ना जब तक स्कूलें शुरू हो वापस। करोगे कि नहीं करोगे? तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और उसी तहत हम लोगों को हमारे आस पड़ोस में भी कोरोना फैलने से बचाना है और कोरोना को रोकथाम। बिकॉज किसी भी बीमारी को रोकने के लिए कुछ 3 ही स्टेप है। पहला है कंटेन करना। कंटेन मतलब आपने देखा ना, कंटेनमेंट एरिया बना दिया जाता है उस वार्ड को, ताकि वो बीमारी है वो उसी क्षेत्र में ही रह के और कुछ अंतराल के बाद खत्म हो जाए। दूसरा है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मतलब कि जब मैं सपोज पॉजिटिव आता हूं तो आप इस तरह से जानकारी लें मेरी कि मेरे कौन कौन संपर्क में आए। आप पता चला, अच्छा कोई बता दो नाम आप 2-3 जनों के, इस तरह से नहीं चलेगा। हम लोगों को पूरे जो भी पिछले कुछ दिनों में हमारे संपर्क में आए उनका नाम लेके उनको भी कंटेन करना। और तीसरा सर्विलेंस। सर्विलेंस मतलब आप जैसे इतने लोग यहाँ बैठे हो, अलग अलग विभाग से बैठे हो, स्टूडेंट्स बैठे हो, सर्विलेंस मतलब जैसे ही पता चले कि नज़दीक में इस तरह के पेशेंट्स घूम रहे हैं जिनको वही लक्षण है जो कोरोना में होते हैं, तो तुरंत प्रभाव से बताएं और उसको कंटेन करते हुए इस बालोतरा को, इस बाड़मेर को और इस राजस्थान को बहुत जल्द कोरोना मुक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। विनम्र अनुरोध, हमारे बीच में विराजमान हैं डॉक्टर RL खत्री साहब, मेडिकल स्पेशलिस्ट MD साहब। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पधारें और इसकी विस्तार से और जानकारी दें, जिससे कि और हम इसकी सावधानी की ओर आगे बढ़ें और इस कोरोना को हम समाप्त कर सकें। डॉक्टर RL खत्री सर। धन्यवाद। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। हेलो हेलो हेलो, धन्यवाद। मंच पर विराजमान श्री SDM साहब, PMO साहब, ब्लॉक, हाँ आ गया, अच्छा अच्छा, EO साहब, PMO साहब,
BCMO साहब और मंच पर विराजमान अन्य अतिथि, पधारे हुए अतिथि एवं प्यारे छात्र छात्राओं, अभी मुझे इस कोविड-19 के ऊपर विशेष जानकारी देने के लिए बुलाया गया है। वैसे तो डॉक्टर पंकज जी ने काफ़ी इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे दी है, फिर भी मैं कुछ चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। सबसे पहले बीमारी का तो पता है कि ये फैलती कैसे हैं, ये मानव से मानव में फैलती है और माइक्रो ड्रॉपलेट जो अपन बोलते, खांसते या बात करते हैं तो निकलती है, तो इसको माइक्रो ड्रॉपलेट से एक से दूसरे में फैलती है। अतः आपको ज़रूरी है कि वो बता दिए आपको, सब ध्यान ही है आपको कि 2 गज की दूरी रखो, मुंह पे मास्क पहनो। मास्क पहनने से क्या होता है कि अपना जो माइक्रो ड्रॉपलेट निकलती है वो बाहर नहीं जाती है और उसके 90% वहीं रह जाती है। उसके अलावा जब भी बाहर जाएं दूसरों से दूरी बना के रखें। और इसका मेन ट्रांसमिशन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ज़्यादा होता है। जैसे ये भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बहुत लोग एक साथ इकट्ठे हो गए तो हवा से हवा में भी फैल सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और इस बीमारी का सर्वप्रथम पता तो चाइना में लगा था, उसके बाद अन्य देशों से होते हुए ये भारत में आ गई और आजकल भारत में एपी सेंटर बना हुआ है पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि सबसे ज़्यादा केस पर डे के हिसाब से इंडिया में आ रहे हैं। अतः इन दिनों में हमको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके बचाव के लिए सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में पता है आप लोगों को। सेकंड चीज़ वो मास्क बांधना, हाथ धोने के बारे में पता लग गया। हाथ धोने का तो पता, स्टेप वगैरह बता दिए थे आपको अभी, तो हाथ ढंग से धोने हैं। हाथ धोने के साथ एक मैं चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, हाथ धोते हैं उसके बाद कोई भी चीज़ मुंह को टच करने से पहले मुंह को भी अच्छी तरह धो लें। हो सकता है तो साबुन से मुंह धोएं फिर अपना खाना पीना करें। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बाई चांस आप बाहर कहीं घूम के आ रहे हो तो मुंह के ऊपर कोई भी इसका वायरस का कोई कण रह गया है तो वो भी आपके अंदर जा सकता है। अतः हाथ धोने के बाद मुंह भी ज़रूर धोएं। और मास्क पहनने से, मास्क का भी एक तरीका होता है, इनको पहनना, रख रखाव कैसे करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लोग जैसे मास्क रखा ऊंचे कर दिया, नीचे कर दिया, जेब में डाल दिया, ये बहुत गलत है। क्योंकि इससे जो बाहर के बैक्टीरिया वगैरह या वायरस जो भी लगे हुए हैं वो मास्क में इधर उधर होके आपके कपड़ों पे या मुंह पे लग जाएंगे और आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो इसके लिए कि मास्क पहनने से पहले हाथ धोएं या सैनिटाइज करें, मास्क को लगाएं और फिर उसके बाद वापस हाथ को सैनिटाइज करें। और जब भी कोई आपको खाना पीना हो, मास्क उतारना हो, तो सबसे अच्छा तरीका है उसको लेके कहीं लटका दें और फिर आप अपने उसको हाथ सैनिटाइज करके मुंह धो के फिर खाए पिए ये। और दूसरे इसके लक्षणों के बारे में जो भी मैं मेन फोकस करता हूँ, क्योंकि इनके लक्षण है वो सामान्य फ्लू की तरह ही है, कोई विशेष अंतर नहीं है। मेनली इसमें होता है बुखार, शरीर दर्द, सूखी खांसी और ज़्यादा बीमारी बढ़ने पर श्वास में तकलीफ होने लगती है। और ज़्यादातर मरीज भारत और विश्व में अब आया है कि उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती, खासकर यंग में जो 20 से 40 साल तक की अवस्था है उनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। लेकिन उनके कारण जो घर में बुजुर्ग और जो अन्य लगातार चलने वाली बीमारियां जैसे डायबिटीज़, हार्ट की डिजीज़, कैंसर के मरीज़ और एड्स के मरीज़, जिनको टीबी के मरीज़ है, अपने यहाँ बीड़ी पी लेने का प्रचलन ज़्यादा है तो श्वास के भी काफ़ी मरीज होते हैं, तो उनको उन सबको खतरा है। तो उन सब से डेथ रेट उन्हीं में ज़्यादा हो रही है। अतः अपने को अब मेन टारगेट इंडिया में है कि अब मॉर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट कम करनी है। रोग तो फैल ही रहा लेकिन उसका भी बचाव करना है, लेकिन अब मेनली उसके ट्रीटमेंट और मॉर्टेलिटी कम करने पे जोर दिया जा रहा है, क्योंकि टीका आने में तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है ना। तो इसके लिए ये है कि लोग जिनके सिम्टम हो, जो बाहर घूमते करते हैं, वो सब अपना टेस्ट कराएं। टेस्ट में पॉजिटिव हो जाए तो अपने आप को आइसोलेट करें और घर वालों को बचाएं। तो इसके लिए यही मेन सावधानी है, खास करके साफ़ सफाई, हाथ धोना, ढंग से मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। और इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए तो ये स्थिति है कि प्रारंभिक अवस्था में तो कोविड केयर सेंटर में रखा जाता है, लेकिन जैसे ही उसको तकलीफ होती है, किसी मरीज को रिपोर्ट आते ही एक बार देख लिया जाता है कि मरीज की क्या स्थिति है। ज़्यादा तकलीफ हो तो उसे कोविड हेल्थ सेंटर में शिफ्ट किया जाता है। ऑक्सीजन की कमी वगैरह हो तो उनको ऑक्सीजन दिया जाता है। उसमें भी कंट्रोल नहीं होता है तो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, जैसे अपने ज़िले का बाड़मेर है या यहाँ से नज़दीक जोधपुर पड़ता है तो जोधपुर में भेज दिया जाता है। और आवश्यकता अनुसार कुछ नई दवाएँ भी अभी पता लगी है जो काम कर रही है।
इसके साथ ही सिम्टम के साथ उन दवाओं को लेके इलाज करने की कोशिश की जाती है। ज़्यादा सीरियस होने पर मरीजों को वेंटिलेटर पे रखा जाता है और उसमें भी काफ़ी मरीज अब ठीक हो रहे हैं और धीरे धीरे इंडिया में दिन पर दिन मृत्यु दर कम हो रही है। और अभी मेन टारगेट यही है कि मृत्यु दर को कम किया जाए, लोगों को पहचाना जाए, उनको आइसोलेट किया जाए। धन्यवाद। रूप से और ऐसी जानकारी दी, क्योंकि हमने अब देखा है कि हमारे आस पड़ोस और दूर दराज के रिश्तेदारों को भी अब पॉजिटिव हो गया है, तो हमको इन बातों का अवश्य ध्यान रखना है। मेरा अग्रिम निवेदन पीएमओ बालोतरा हमारे बीच में विराजमान डॉक्टर बलराज सिंह जी पंवार, मैं निवेदन करना चाहूँगा पंवार साहब कि आप पधारें और प्रकाश डालें कि हम किस प्रकार से बचें, क्योंकि मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाएं, कोरोना से बचाव के उपाय अपनाएं। मंच पर विराजमान आदरणीय उपखंड अधिकारी महोदय, ईओ महोदय, बीसीएमओ साहब और WHO से पधारे एसएमओ साहब डॉक्टर पंकज सुतार, और साथ में हमारे नाडा हॉस्पिटल के मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर RL खत्री, आप सबका हार्दिक स्वागत है। और यहाँ पर विराजमान जितने भी मतलब छात्राएं, स्टूडेंट्स, उन सब का भी हार्दिक स्वागत है। कोरोना का नाम आपने सुन लिया, इतना भी सुन लिया भाई कितनी बीमारी मतलब भयानक है। पूरे विश्व के अंदर कोई ऐसा देश नहीं बचा जहाँ ये बीमारी फैल नहीं रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितना इसकी मतलब क्या है कि भय हमारे अंदर है, और उतना ही इसका उपचार तो इसकी दवाई अभी तक कोई हुई ही नहीं है अभी तक। इसलिए कोई अगर ये कहता है कि भाई ये दवाइयाँ लेने से ठीक हो जाएगा, ये गलत है। लेकिन इसका बचाव मेन, जब मतलब किसी चीज़ का कोई उपचार नहीं होता है तो बचाव के ऊपर आ जाती है। और बचाव के लिए जो हमारी मतलब क्या है कि जो एक्सपर्ट आए उन्होंने आपको काफ़ी हद तक बता दिया है, तो मैं नहीं समझता हूँ इसके बारे में आपको ज़्यादा बताऊँ। सिर्फ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि एक तो मास्क बांधना ज़रूरी है। पेशेंट आपके घर में उसके मुँह में और मास्क बांध के रखो, लेकिन उससे ज़्यादा जो खतरने वाली चीज़ है वो ये होती है कि हम कहीं भी चलते चलते मास्क को खोल के रास्ते में फेंक देते हैं। ये हमारा सबसे बड़ी गलती है, जो कि अगर कोई पॉजिटिव आदमी था तो वो कितने लोगों को पॉजिटिव कर सकता है। पहली चीज़, इससे हमारे स्वास्थ्यकर्मी और भी लोग इससे पॉजिटिव हो सकते हैं। दूसरी गलती ये होती है कि एक बार मास्क बांधने के बाद, डॉक्टर RL खत्री ने बता दिया है कि मास्क बांधने से पहले अपने को साबुन से हाथ भी धोना होता है, मुंह भी धोना होता है। लेकिन एक बार जब हमने इसको मास्क को बांध लिया तो मास्क उतारने के बाद कृपया करके इसको दोबारा नहीं लगाएं, क्योंकि जो इन्फेक्शन हमारे हाथों में था वो मास्क पे आएगा और वापस बांधेंगे वापस हमारे इस पे आएगा। और अभी तक आपने ये भी सुन लिया है कि मतलब ये है कि मनुष्य से मनुष्य में, लेकिन क्या है कि इसके अलावा इनएनिमेट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हैं जिससे कि ये संक्रमण एक दूसरे में जा सकता है, जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। अब आप किसी के घर में जाके सीधा उसका घर का दरवाज़ा नॉक करते हैं, उसके हैंडल को छूते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि आमतौर पे कोई साफ़ सफाई नहीं करता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी हम अपने वहाँ से घर से निकलते हैं, बाइक की चाबी उठाते हैं, कभी किसी ने सैनिटाइज करने की ज़रूरत ही नहीं समझी होगी, ना ही किसी ने अपने कार के हैंडल गाड़ी का। अपन पार्किंग में जाके गाड़ियाँ अपनी खड़ी करते हैं, लेकिन अपने ये सोचा ही नहीं होगा कि इस गाड़ी के, क्योंकि मैं ये रोज़ाना देखता हमारे साथ में ऐसे ही होता है कि इसमें जो हमारे यहाँ आते हैं टेस्ट करवाने के लिए आके, वो गाड़ियों पर ही आके बैठते हैं। तो कभी ये सोचा ही नहीं कि इसको अगर किसी कोरोना पॉजिटिव में इसको छुआ होगा तो हो सकता है कि वो संक्रमण हमारे अंदर भी आ जाए। तो इसलिए क्या है कि घर पे जब आप जाते हैं तो पहला काम तो आपका यही बनता है कि आप जाते ही साबुन से हाथ धोएं अच्छी तरह से। आप आधे मिनट तक साबुन से हाथ धो लेंगे अच्छी रगड़ रगड़ के, तो संक्रमण का बिल्कुल भी कोई खतरा नहीं रहता। अब बात आती है सैनिटाइज़र की, तो अब हर एक आदमी के लिए इतने महंगे महंगे सैनिटाइज़र हो गए हैं कि उसके लिए ख़रीदना संभव नहीं होगा। इसलिए क्या है, सैनिटाइज़र सिर्फ उन लोगों के लिए है जहाँ पे पानी नहीं हो, या फिर इमरजेंसी में जैसे डॉक्टर्स हैं वो देख रहे हैं, या कोई ऑफिशियल वर्क कर रहा है कि उनको पानी में हाथ धोएंगे, कागज़ गीले हो सकते हैं, तो सैनिटाइज सिर्फ इसलिए ताकि जल्दी से ड्राई। ज़्यादा सैनिटाइज यूज करने से आपकी चमड़ी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इससे जितनी भी मतलब अपने त्वचा के ऊपर, स्किन के ऊपर जो चिकनाई होती है सैनिटाइज के यूज़ से वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए इसका भी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग ना करें। बनती कोशिश यही कि साबुन से ही हाथ धोएं।
इसके अलावा जो हमने जो यहाँ समस्या बालोतरा के अंदर देखी है वो ये आई है कि एक घर के अंदर क्या है कि एक व्यक्ति पॉजिटिव आता है, लेकिन सिम्टम नहीं थे उसके अंदर, वो उसको बताने की कोशिश ही नहीं करता है, दूसरों को, घर में ही रहता है। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आई है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर जो आई है प्रोग्राम, जब अपने बता रहा हूँ इसको, कि एक तो जितने भी समारोह सामाजिक, जिसके ऊपर अभी एसडीएम साहब ने भी प्रतिबंध लगा दिया, भारत सरकार ने भी वहाँ से गाइडलाइन जारी कर दी है, शादी समारोह, मृत्यु भोज और एक जो अंतिम संस्कार में जाते हैं, इनके अंदर क्या है कि लोगों के ज़्यादा संक्रमण की संभावना होती है और ऐसे केसेज बालोतरा में हो भी चुके हैं। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप कम से कम, ज़रूरत ना हो तो भीड़ वाले स्थान में जाने से परहेज रखें। 2 गज की दूरी अब देखोगे कि कौन नापने बैठेगा, अपने 2 हाथ खुले होते हैं, इतनी दूरी सफिशिएंट होती है कि तीसरा आदमी इतनी दूरी पे कम से कम होना चाहिए। इसके अलावा फिर आज टीवी में देखो, अखबार में देखो कि साहब प्रतिरोधक क्षमता, इसको बढ़ाने के लिए तरह तरह की महंगी दवाइयों का उसमें बताया जाता है कि इसको खरीदने से, उपयोग में लेने से आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, प्रतिरोधक क्षमता शरीर के अंदर जन्मजात पैदा होती है और स्वास्थ्य भोजन लेने से वो बनी रहती है। तो इसलिए क्या है कि इसकी अलग से कोई दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और कोरोना की कोई दवाई ही नहीं है। तो इसलिए क्या है कि इसके नाम पे तो दवाइयों का बिल्कुल ही मतलब उपयोग करना ही नहीं है। आपके पड़ोस में अगर कोई आपको संदिग्ध कोई लगता है, इसको जुकाम है, बुखार है, तो पहला तो आपका ये कि आप उनको जाके समझाइए कि आपके जो भी संबंधित आसपास नज़दीकी अस्पताल वहाँ आके अपनी जांच करवाइए। उसके बाद भी अगर वो व्यक्ति मना कर देता है, आनाकानी करता है, तो आप उसमें प्रशासन का सहयोग ले सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये आती है कि अभी डॉक्टर पंकज ने बता दिया कि सुपर स्प्रेडर नाम के एक होते हैं जिनसे संक्रमण बहुत ज़्यादा, उन्होंने दूध वालों का एग्जाम्पल दिया। हम यहाँ भुगत भोगी बैठे हैं, यहाँ पे फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी, क्योंकि उसके अंदर जाएगा, जाके हर एक आदमी देखेगा, हाथ लगा के तो देख लेगा कैसी है कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है। तो इसलिए क्या है कि जो बाज़ार से जो लेके जाते हैं, जिनको ज़्यादा संभव है, सब्जी है, फल है, आप उनको अच्छी तरह से धोइए, पानी से नमक का पानी डाल के रखिए, उसके बाद में यूज़ कीजिए। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं जिनसे बचा जा सकता है उनको आप रखिए। और भीड़ में तो बिल्कुल ही ना तो आप जाएं और ना ही किसी को जाने की सलाह दें। इसलिए मेरा आपसे सभी लोगों से ये निवेदन है कि यहाँ सिर्फ आज इसका जो पर्पज़ था, हमारा जो मतलब था, उद्देश्य वही है कि हर एक आदमी यहाँ से इस चीज़ का प्रतिज्ञा कर ले कि मैं खुद तो मतलब बचूंगा ही कोरोना से, सफाई का ध्यान रखूँगा, भीड़ में नहीं जाऊँगा, मास्क बांधूँगा और 10 लोगों को और इसके लिए प्रेरित करूँगा, तो तभी जाके हम इससे मतलब पीछा छुड़ा सकते हैं। तो इसलिए मेरे आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि आप जाएं, यहाँ से जाके आप एक कोरोना वॉरियर के, एक क्रांति वीर के रूप में काम करिए। आप अपने आप को बचाइए और दूसरों को भी उसमें सहयोग करें, उनको समझाइश करें। धन्यवाद। विराजमान हैं मदन लाल जी जिनगर, ANMTC सेंटर प्रधानाचार्य। श्रीमान मदन लाल जी से अनुरोध कि आप पधारें और कोरोना से बचने के उपायों पर और हमारे को जानकारी दें। धन्यवाद सर। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में अगस्त क्रांति कार्यक्रम के तहत मनाए जा रहे इस कार्यक्रम के मंच पर विराजमान सम्मानित श्री रोहित कुमार जी, उपखंड अधिकारी बालोतरा, श्रीमान रामकिशोर जी, नगर परिषद के आयुक्त महोदय, श्रीमान डॉक्टर बलराज सिंह जी पवार, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय नाटा चिकित्सालय बालोतरा, साथ में ही विराजमान श्रीमान डॉक्टर RR सुतार साहब, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी बालोतरा, और हमारे बीच में विशेष रूप से इस कार्यक्रम के तहत आप सबको जानकारी देने के लिए पधारे WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से डॉक्टर पंकज सुतार, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, और विशेष रूप से आमंत्रित कोविड
केयर सेंटर के अंदर सेवाएं देने वाले और बालोतरा के जितने भी मरीज जो है इनके तत्वाधान में ठीक होकर घर की तरफ जा रहे हैं, आदरणीय डॉक्टर RL खत्री साहब, और जितने भी यहाँ पर सारे कोविड केस आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन करना, होम आइसोलेशन करना, उनके लिए विजय सिंह जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सम्मानित पूरे मंच को अपनी तरफ से, आपकी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने अभी तक बालोतरा को मतलब कि बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं। आपका बालोतरा के निवासी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस मंच को शोभायमान करने के लिए मेरे सामने विराजमान विभिन्न बालोतरा की स्कूल से पधारे हुए प्रधानाचार्य गण, उनके शिक्षक गण और नगर परिषद बालोतरा के भी कई अधिकारी और कर्मचारी गण यहाँ पर विराजमान हैं। उनका भी इस कोविड में बहुत अच्छा योगदान रहा, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। और इस कार्यक्रम की सफलता आप लोगों के निर्भर रहेगी कि क्योंकि आप यहाँ पर विशेषज्ञों के द्वारा जो जानकारी आपको दी जा रही है वो जानकारी आप आगे जाकर देवें तो फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए आप सभी छात्र और छात्रा यहाँ पर पधारे हैं, आपका भी इस मंच के माध्यम से मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि यहाँ पर इस कोरोना को लेकर खूब सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, विशेषज्ञ बैठे हैं, WHO से पधारे हुए प्रतिनिधि बैठे हैं, सबने अपनी तरफ से जितनी भी जानकारियाँ थी, जितनी भी मतलब सूचनाएं थी, जितनी भी गाइडलाइंस थी, जितनी भी सारा प्रोटोकॉल्स था वो आपके सामने मतलब कि बहुत ही सुंदर तरीके से और सरल तरीके से आपके सामने रखा ताकि आपके दिमाग में आ जावे और ये सारी जानकारियाँ आपके माध्यम से आपके मोहल्ले में, घर में, परिवार में सब जगह पहुँचे। ऐसा मेरा मानना है कि आप ये जानकारियाँ उन तक ले जाएंगे। लेकिन 2-3 बातें मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो इम्पोर्टेंट है कोरोना को रोकने के लिए, जैसे हाथ धोना। हाथ धोने के बारे में सर ने बता दिया कि हाथ धोना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब दूसरी बात मैं यहाँ पर बताऊँगा जो मास्क के बारे में, मास्क का यूज़ करें। मास्क का उपयोग क्यों है? क्योंकि मास्क का उपयोग तो कर लिया आपने ताकि आप जब बोलो तब आपका जो भी थूक निकलता है उसके जो कीट मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं वो आगे नहीं फैले। तो मास्क तो पहन लिया आपने, आपको खांसी भी आ रही है, आप खांसी वाले किसी मरीज के संपर्क में भी है, ऑफिस में, कार्यालय में, स्कूल में, कहीं पे भी जाते हो, लेकिन वो मास्क तो पहना है। लेकिन मास्क को वापस कैसे मतलब कि यूज करना है या उसको डिस्पोजेबल करना है या उसको उपयोग करना है या नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप मास्क पहने तो सबसे पहले जो सुमन के हाथ ऊपर हैं उसको यूज करते हुए अपने हाथों को धोएं, ठीक है ना? तब आपके हाथ पूरे कीटाणु रहित रहेंगे। अगर आपके हाथ ही कीटाणु रहित नहीं है, सूक्ष्म जीव से रहित नहीं है और आप मास्क पहन लोगे तो सारे कीटाणु तो आपके मास्क के ऊपर आ गए ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप मास्क पहने अपने हाथों को सुमन के हाथ के फॉर्मूले के अपनाते हुए अपने हाथों को धोएं, सुखाएं और उसके बाद मास्क पहने। मास्क पहनने के बाद में जब भी आप मास्क पहने तो मतलब कि एक बार जब मास्क पहन लिया तो पहन लिया, ठीक है ना? अब उसको वापस जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो या तो हाथ धो के इसको उतारो या ऐसे नहीं जब आप काम कर रहे हो नीचे कर दिया, ऐसे कर दिया, मैंने इस सरफेस को छू लिया, इसको छू लिया, माइक को छू लिया, अब मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ये रॉन्ग है। जहाँ पे भी जो भी वक्ता यहाँ बोल के जाएगा उसके सूक्ष्म जीव यहाँ रह जाएंगे। वापस आपने मास्क पे हाथ लगा दिया तो आप मतलब कि उस किसी भी तरह कोरोना को छोड़ो, किसी भी प्रकार की जो सूक्ष्म जीव से फैलने वाली बीमारियाँ होती है उससे भी नहीं बचोगे। तो मास्क को पहनना और उतारना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं है, ठीक है ना, तो मास्क की भी कैटेगरी है। एक तो मास्क होता है N95 जो कि जो रियल में जो कोरोना संक्रमित लोग होते हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं वो डॉक्टर पहनते हैं, वहाँ पर हेल्थ स्वास्थ्य कर्मी पहनते हैं। एक जो होता है वो होता है डिस्पोजेबल मास्क जो मैंने लगा रखा है। मैं क्षणिक समय के लिए आपके पास में आया, 4 घंटे 3 घंटे के काम के लिए आया, 3 घंटे तक मैंने पहना, उसके बाद में उसको मैंने पीछे से खोला और उसको डस्टबिन के अंदर डालना है। डस्टबिन भी ऐसा होना चाहिए कि वो ढक्कन वाला होना चाहिए ताकि उसमें कोई आपका घर का पालतू जानवर या छोटा बच्चा हाथ डाल के मास्क के हाथ नहीं लगाए, नहीं तो आपकी वो चेन है ना, वो कीटाणु आगे से आगे चले जाएंगे, ठीक है ना? तो मास्क खोलते वक्त पीछे से ही खोलना है, ऐसे नहीं कि आपने ये मास्क पहना और आगे हाथ लगा रहे हो, ऊपर नीचे कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है पहनने का। दूसरा मास्क होता है जो आपने कपड़े का बना के रखा है, ये कपड़े का बना के रखा है। अगर आप स्वस्थ हो, बीमार नहीं हो तो एक बार पहना है, घर गए आपके कार्यस्थल से, उसके बाद में इसको साबुन पानी से ढंग से धो के सुखा दो। ऐसा नहीं कि वो आपने 4 घंटे पहना और वापस आप बाहर जा रहे हो वापस वही पहन रहे हो, नहीं।
दो तीन मास्क रखो। आप दिन में 3-4 बार बाहर निकलते हो तो 3-4 बार वो धोया हुआ मास्क कपड़े का पहनना है, और हो सके तो उसके ऊपर इस्त्री भी कर लो, ताकि धुलने के बाद में कुछ सूक्ष्म जीव रह भी जाते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। तो ये तब जाके कहीं मास्क पहनने की सार्थकता आपके ऊपर आएगी कि भाई हाँ, मास्क पहनने का फ़ायदा ये है और ऐसे इससे बचा जा सकता है। बाकी एक मास्क है 4 दिन से, जैसे पिछले वक्ताओं ने बताया, एक मास्क है जेब में डाला, कोई आ रहा है तो लगा दिया, अब जेब में आपके कीटाणु थे वो मास्क के माध्यम से आपके ऊपर आ गए, कोई मतलब नहीं रहा। तो इसका पहनने पे थोड़ा ध्यान देना और उसको उतारते वक्त डब्बे में डाले, डिस्पोज करें, तो ही आप मतलब कि इस कोरोना से और कोरोना के लिए दूसरी जो बीमारियां होती है उससे बच के रहोगे। 2 यहाँ पर मैं स्पेशल शब्दों की व्याख्या करूँगा जो मतलब कि आप बार बार सुनते हो कि उसको क्वारंटाइन कर दिया, उसको आइसोलेशन कर दिया। क्वारंटाइन और आइसोलेशन में मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ कि क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति जब